सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 11th इंग्लिश युवक भारती का पोएम नंबर 2.4 या चैप्टर नंबर 2.4 अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। इस वीडियो में हम इसके डिटेल क्वेश्चन आंसर्स पूरा देख लेंगे, आइस ब्रेकर से लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग तक। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन का वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आइस ब्रेकर का, देख लेते हैं क्या है वो। अ ब्रिज कनेक्ट्स पीपल ऑन ईदर साइड ऑफ अ रिवर और वैलीज इन सिटीज और विलेजेस। डिस्कस विथ योर पार्टनर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ब्रिज टू बोथ द सिटीज एंड द विलेजेस एंड कंप्लीट द टेबल। मतलब जो हमारा ब्रिज रहता है वो सभी जगह पाया जाता है। गाँव में उसको पुल बोलते हैं और अपना सिटी में उसको ब्रिज बोलते हैं। तो वो कैसे मतलब सिटीज और विलेजेस के काम में हेल्प आता है उसका आपको आंसर लिखना है। तो चलिए उसका देख लेते हैं आंसर। सिटीज में होता है उसका कनेक्ट्स टू हार्बर्स फॉर इजी कम्यूटिंग एंड सेकेंड है कनेक्ट्स टू प्लेसेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड। सिमिलरली विलेजेस में टू क्रॉस अ रिवर ऑन फुट एंड सेकेंड है आपका कैरी गुड्स टू सेल इन द मार्केट नियर बाय, इन द नियर बाय मार्केट। तो दो ही आप लिखिएगा। 4 मार्क्स के लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आते हैं जिनमें 4 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिल्डिंग अ ब्रिज नीड्स केयरफुल प्लानिंग, थिंक अबाउट व्हाट गोस ऑन बिफोर द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बिगिंस। मतलब बिल्डिंग बनाना मतलब बहुत बड़ी, मतलब आपको प्लानिंग करना पड़ता है सही से। और वो तो कोई सा भी काम हो तो आपको प्लानिंग करना ही पड़ता है। तो कैसे कैसे करना पड़ता है मतलब प्लानिंग, उसके लिए आपको बताने का है कि स्टेप वाइज। सबसे पहले तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, आपको एक दिया हुआ है, बाकी का है सेकंड हमारे पास डिसाइडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन टू बिल्ड द ब्रिज, कहाँ बनाना है, taking permissions and completing paperwork, fourth gathering materials for construction, फिफ्थ कंडक्टिंग नेसेसरी टेस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन, मतलब जो सामान मतलब जो यूज़ हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है, मतलब ब्रिज स्टेबल रहेगा या नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन है कि आपका बजट किस तरीके से, मतलब ये जो सिविल इंजीनियर का वो रहता है वैसा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, यू माइट हैव विजिटेड अ ब्रिज, कंप्लीट द वेब डिस्क्राइबिंग द साइट्स यू कुड हैव सीन फ्रॉम द ब्रिज। अब ब्रिज तो भाई आप लोग कभी ना कभी जिंदगी में किसी मोड़ पे आपने क्रॉस किया होगा, तो उधर से आप क्या क्या देख सकते हो आपको लिखने का है। अगर आप कभी नहीं हुए तो यहाँ पे आपको आंसर्स है प्रोवाइडेड, आप इधर से लिख सकते हो। सबसे पहला हम लिख देंगे सिटी स्काईलाइन एंड सेकेंड आपके पास क्लियर एंड स्टारी स्काईज, ये दो चीज़ आप देख सकते हो। सेकेंड उसके में डाल दो आप सनसेट और सनराइज या तो लैंडमार्क्स। थर्ड में बोट्स और हाउसेस एंड फोर्थ में रिवर्स और ट्रीज। ये जो दो दो ऑप्शन दिए दोनों में से आपको जो सा सिंपल हो रहा होगा आप उसी को लिख सकते हो बुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग questions based on the poem and overall understanding of the poem is a must. Discuss with your partner and prepare a set of 5 questions. For example, what is the name of the bridge? अब ये जो पोएम मतलब क्वेश्चन है ये आपका पूरा ऑल ओवर द पोएम पे रिलेटेड है। अगर आपने पोएम पढ़ा रहेगा अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बोला जा रहा है। मैं आपको थोड़ा पोएम के बारे में बता देता हूँ। पोएम में जो हमारे पोएट है उन्होंने ऐसा बताया कि लंदन में एक ब्रिज है, वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो एक बार वो उधर से जा रहे थे सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम मतलब इतना मतलब भीड़ रश नहीं था। तो वो एक बार उस तरफ से जा रहे थे तो उन्होंने मतलब ब्रिज के ऊपर से वो सीनरी जो देखा था उनको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसके ऊपर पूरी एक पोएम बना दी है। तो पोएम में वही बताया गया है कि मतलब सब चीज़ों को पोएट ने किस चीज़ों से कंपेयर किया है। जैसे एयर को स्मोक के स्मोकलेस बताया गया है, हाउसेस को स्लीपिंग बताया गया है, सन को शाइन बताया गया ऐसा। तो अभी आगे क्वेश्चन आंसर्स में आपको आएगा तो आपको पता चलेगा। तो वैसे ही मतलब अगर आप एक बार पोएम पढ़ लोगे तो आपको क्या करने का ये क्वेश्चन रिलेटेड कि पूरी पोएम के ऊपर से आपको अपने आप से क्वेश्चन बनाने का है, बस डब्ल्यू क्वेश्चन फ्रेम करने का, आप किसी भी पॉइंट में बना सकते हो। चलिए यहाँ देख लेते हैं। विच सिटी हैज बीन रिफर्ड टू इन द पोएम, what time of the day is the poem talking about, why does the poet call the air smokeless, what does the poet mean by the last two lines of the poem, identify the poetic devices used by the poet in this poem। मतलब जो पेपर सेटर है अगर वो ये क्वेश्चन डालेगा तो इनडायरेक्टली आप उसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, भाई तू ही बता हमको इसका आंसर क्या है। ओके, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब A2 का सबसे पहले का ए, चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द गिवन लाइन, फोकस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोएट। मतलब ये इन्फ्लुएंस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1A में, क्वेश्चन नंबर A2 या तो A3 में आता है, जहाँ पे ऐसा रहता है आपको क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और इन्फ्लुएंस 2 मार्क्स के लिए आता है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको पोएम के अंदर। और आपका जो थियरी रहता है मतलब पैराग्राफ रहता है, एक्सट्रैक्ट रहता है, उसमें भी 2 मार्क्स के लिए आता है। तो ऐसे में आपको अगर 2 मार्क्स के लिए आएगा तो 1 लाइन आपको बताना रहेगा कि मतलब क्या पोएट बोलना चाहता है, या तो फिर 2 लाइन्स, मतलब 2 लाइन में भी आप लिख सकते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं। चलिए पहला वाला देख लेते हैं। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। अब आपको बताना है पोएट इस लाइन से क्या बताना चाहता है। अगर लोगे रिकमेंडेशन तो ये पोएट ये बोलना चाहता है कि अब अर्थ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जो इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो।
मतलब इससे ज़्यादा और अच्छी, ऐसा पोएट को लगता है उस टाइम को, उस सीनरी को देखने के बाद। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। द लाइन मीन्स द पोएट थिंक्स दैट देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ विच इज एज ब्यूटिफुल एज दिस वन। गैस सही था हमारा। नेक्स्ट पे जाते हैं। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। मतलब जो इंसान यहाँ से जा रहा होगा ये ब्रिज से, और अगर वो इतनी सुंदर सीनरी को, मतलब ब्यूटीफुल सीनरी को नहीं एंजॉय कर रहा होगा तो उसकी सोल डल होगी, और जो एंजॉय कर रहा होगा तो उसकी सोल अच्छी होगी। ये मेरे ख्याल से पोएट बोलना चाहता है। तो देख लेते हैं क्या बोलना चाहता है। एनीवन विद एन अप्रिशिएटिव माइंड वुड नॉट बी एबल टू इग्नोर द ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। अर्थ हैज़ नथिंग टू शो मोर फर। तो ये जो लाइंस है हमारी जो पोएट का एक्सप्रेशन बताती है, और यहाँ पे हमारा जो ब्रिज है वो ब्यूटीफुल हमारे पोएट ने बताया है। तो ऐसे ही और सिमिलर लाइंस है जहाँ पर पोएट ने मतलब बताया है कि कैसी क्या चीज़ है, उनको कैसे कंपेयर किया। तो आपको वही अपने फ्रेंड्स के साथ या तो अपने पार्टनर के साथ ढूंढ के डिस्कस करके लिखने का है। अर्थ हैज़ नथिंग टू शो मोर फेयर, इसके आंसर देख लेते हैं इन सब का। तो मतलब आपको ये बताने का वो लाइन कौन सी है और क्या लाइन एक्सप्रेस करी है। सबसे पहली लाइन हमने दे दिया आपको, अ साइट सो टचिंग द लाइन एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग ऑफ एडमायरेशन। नेवर डिड हिज सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल। द लाइन एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग ऑफ wonder at the effect created by the first rays of the sun hitting the city. The poet feels as if the sun had never shone so beautifully over any natural form the way it did on the structures of the city that morning. ये थर्ड वाला आप ले सकते हो, इसका डायरेक्ट आंसर स्क्रीनशॉट ले लो आप। दो ही लिखना रहता है एग्जाम में, कोई आता है तो। एक मार्क्स आपको लाइन के ऊपर मिल जाएगा और एक मार्क्स आपको एक्सप्लेनेशन पे मिल जाएगा। तो अब ये है हमारे पास, जो पोएम क्रिएट्स अ डिलाइटफुल पिक्चर ऑफ द सिटी रिच इन इट्स नेचुरल ब्यूटी, वर्क इन पेयर्स ग्रुप्स एंड पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम व्हिच गिव द पिक्टोरियल इफेक्ट टू द पोएम, राइट इट इन ऑन योर ओन वर्ड्स। मतलब पोएट ने ना, जैसे मैंने आपको बोला था, क्या जो वर्ड्स है बहुत अच्छे अट्रैक्टिव यूज़ किया है और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कंपेयर किया है। तो आप लोगों को ग्रुप में वैसे ही वर्ड्स को फाइंड करने का और बताने का कि पिक्टोरियल इफेक्ट कैसे लेके आया हमारे पोएट ने पोएम में। तो द पोएम क्रिएट्स अ डिलाइटफुल पिक्चर ऑफ लंडन बाय डिपिक्टिंग शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स vividly in front of our eyes. These structures lie open to the clear sky and glitter brightly in the sunshine. The poet paints a picture of the first rays of the sun in all its splendor, glory falling on these structures, the Thames flowing at its own pace and the silent houses before the beginning of a new day all add to the imagery of a still and sleeping city. तो इस तरीके से हमारे पोएट ने पिक्टोरियल इफेक्ट लेके आया हमारी पोएम में इन सब वर्ड्स को यूज करके। फाइंड आउट द वर्ड्स और फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द फॉलोइंग, वन इज डन फॉर यू। साइट के लिए हमारे पोएट ने यूज किया टच इन इट्स मैजेस्टी। ऐसे ये बाकी वर्ड्स दिए, इनके लिए पोएट ने क्या यूज किया, आपको वो पोएम में से ढूंढ के लिखने का है। एयर के लिए हमारे पोएट ने यूज किया स्मोकलेस, एयर को स्मोकलेस बताया गया है। रिवर को स्वीट विल बताया गया है। हाउस को अस्लीप, मॉर्निंग को साइलेंट एंड बेयर, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सन को स्टीप इन हिज स्प्लेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आते हैं, द सिटी नाउ डॉट लाइक गारमेंट। तो the poet imagines that the city is wearing a beautiful garment, hence the figure of speech is personification. Find out more examples of personification from the poem. मतलब personification के आपको एग्जाम्पल फाइंड करने का पोएम में से जो हमारे पोएट ने यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन सिंपल में ये होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर एक ह्यूमन बींग, मतलब हमारी क्वालिटी एक नॉन लिविंग बींग को दे दी जाती है, मतलब पोएटिक इफेक्ट अच्छे से लेके आने के लिए। तो वैसे आपको एग्जाम्पल्स फाइंड करने का देख लेते हैं यहाँ पर। एक तो हमारा दिया हुआ था, तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको डायरेक्टली हिंदी में बता दें। तो इसका रीज़न ये है कि मतलब जो गारमेंट है ये ह्यूमन लोगों का क्वालिटी है पहनने का, लेकिन यहाँ पर पोएट ने ऐसा बताया है कि जो सिटी है उसने ऐसा गारमेंट पहना था, तो इसलिए ये हमारा पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। सेकंड है हमारा, इन इज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल। यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन हिज होता है ये ह्यूमंस के लिए होता है, मेल्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे सन को दे दिया गया है जो एक नॉन लिविंग बींग है। थर्ड है हमारे पास, द रिवर ग्लाइड एट हिज ओन स्वीट विल। हिज अगेन ह्यूमन वो है, आप वो चाहो तो वो डाल दो, वरना तो फिर विल जो है ये एक ह्यूमन क्वालिटी होती है या एक ह्यूमन चीज़ की बात होती है। जैसे विल जो रहती है प्रॉपर्टी, ऐसे जो पेरेंट्स अपने बच्चे को देके जाती है कि हमारी विल है कि इतनी इतनी इसको देने का, इतनी उसके देने का प्रॉपर्टी, वो होता है विल। तो ये विल भी ह्यूमन की क्वालिटी है जो इधर रिवर को दे दी गई है अपनी मर्जी से। सिमिलरली यहाँ पे अब आपको इन्वर्जन का दिया हुआ है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रोज फॉर्मेट या तो प्रोज ऑर्डर है उसको पोएटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब जैसे आप देखते रहोगे चैप्टर आप रीड करते हो तो सीधा सीधा इसी लिखा रहता है हमारा जो राइटर रहता है उसका, लेकिन पोएम में आप आ जाते हो तो उनको जो थोड़ा वर्ड्स को आगे पीछे घुमा देता है। क्यों घुमा देता है? ताकि पोएम के अंदर राइम स्कीम रहे, उसका रिदम मेंटेन हो और पोएम सुनने में अच्छा लगे। तो जब ऐसा कभी होता है कि जो
प्रोज फॉर्मेट को पोएटिक फॉर्मेट में कर दिया जाता है फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट, तो वहाँ पर हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो ऐसे आपको पोएम में से एग्जाम्पल्स फाइंड करने का है, यहाँ पे आपको दे दिए गए और आपको उनका रीज़न लिखने का है। क्या मतलब सही प्रोज ऑर्डर आपको लिखना रहता है। 2 मार्क्स लगेगा, 1 मार्क के लिए आएगा तो भी आपको लिखना ही पड़ेगा। हाफ ऑफ मार्क्स का बाइफर्केशन रोल कर दिए, हाफ मार्क आपको लाइन लिखने पे एंड हाफ मार्क्स आपका उसके एक्सप्लेनेशन पर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पेपर हम आ जाते हैं, द पोएम इज अ पेट्रार्कन सोनेट, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो सोनेट होता है हमारा पेट्रार्कन सोनेट, ये 2 तरीके में होता है, एक होता है ऑक्टेव एंड सेकंड होता है सेस्टेट। ऑक्टेव जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो होता है 8 लाइंस का। अब आप लोग 11th वाले लोग तो आपको ऑक्टेव सेस्टेट ये तो पता ही होगा। एंड बी हमारा सेस्टेट जो होता है 6 लाइन का। तो ये था मतलब पेट्रार्कन सोनेट, इसके रिलेटेड इतना कुछ है नहीं आपको। राइम स्कीम आप देख सकते हो, पहले पैराग्राफ की यही है ए बी बी ए एंड सेकंड पैराग्राफ की भी यही है ए बी बी ए। Next, the pride of any city is its skyline. Write 5 lines about the place where you reside and what makes you feel proud of it. मतलब कोई से भी आप कहीं पे भी जाते हो किसी भी शहर में या कहीं पे भी शहर में अच्छे से, तो उसकी स्काई लाइन से आपको पता चल जाता है कि वो कैसा है। जैसे अभी पोल्यूटेड रहेगा तो उसका स्काई इतना क्लियर रहता नहीं है। वहीं पे अगर आप नॉन पोल्यूटेड में जगह में जाओ तो आप देखो तो उसका स्काई एकदम क्लियर रहता है, सब आपको बर्ड्स फ्लाई होते हुए दिखेंगे। तो वही बोल रहा है कि मतलब जहाँ पे आप रहते हो उसके लिए आपको 4 से 5 लाइन मतलब एक छोटा सा ऐसे लिखना है आपकी जगह के लिए। तो यहाँ पे आपको अच्छे से एक प्रोवाइडेड है। आई स्टे इन मरीन ड्राइव, बहुत लोग गए होंगे, या चौपाटी मुंबई, आई एम प्राउड ऑफ द। अब आप किस चीज़ पे प्राउड है आपको वो लिखने का है। ओके, आप यहाँ से आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप खुद का नहीं लिखना चाहते हो, सेल्फ रिस्पॉन्स आप लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ रिस्पॉन्स के लिए ही है। Next question, there is a common belief that the cities have flourished only after human intuition over nature. Write a speech expressing योर ओपिनियन अबाउट इट। तो ये स्पीच राइटिंग है। स्पीच राइटिंग अभी आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो ऐसे भी आपका 11th स्टैंडर्ड है और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा 12th स्टैंडर्ड में भी यही फॉलो होएगा आपके लिए। जो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग में जो चीज़ें दी रहेगी एग्जाम में वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होती है। और सबसे पहली बात तो खास तौर से आपका जो वो होता है राइटिंग स्किल का सेक्शन जो होता है वो तो कभी आपको कोई से पेपर में सेम नहीं मिलेगा। ओके, तो उसी आपको एक आइडिया या रेफरेंस के लिए दिया रहता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये नहीं कि यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाए तो आप यही जाके याद कर लो एग्जाम से एक दिन पहले और जाके देखोगे तो पेपर में ये सब मिलेगा नहीं। ओके, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो दैट्स इट गाइस, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2.4 या तो पोएम नंबर 2.4 था इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने आज की वीडियो में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए डिटेल के साथ। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड उनको भी हमारे चैनल के बारे में सजेस्ट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऑल द बेस्ट अगर आपको कोई सभी एग्जाम अपकमिंग आ रहा हो तो।